Hello everybody, welcome back to our channel. So this is me Praveen Chaube, and today I am here with a very important topic called continental drift theory. Okay, now what is continental drift theory? We will discuss in detail because this theory is very important in your geography. तो जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, इन दोनों जगह पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है और यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है और ऑप्शनल पेपर में भी क्वेश्चंस काफी सारे पूछते हैं। तो आज हम इस थ्योरी को डिटेल में समझेंगे, जितना हो सके उतना हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि इस टॉपिक को इस तरह से कवर करेंगे कि आने वाले एग्जाम में आप इसके पे कुछ ना कुछ आंसर लिख सको। और इस थ्योरी के वजह से इफ you suppose you have to write an answer on plate tectonic theory with the help of continental drift theory, then you will able to write a good answer. तो ठीक है, तो इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नाउ यू सी द वर्ड हियर कॉन्टिनेंट, as you see in animated image, the continents are drifting. See how the continents are drifting away from each other, एक साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग हो रहे हैं। तो यही थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आज के समय में जो कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं, जो वर्ल्ड मैप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में यू सी साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ पार्ट साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, तो ये सारे कॉन्टिनेंट आज के टाइम में जो एक पोजीशन को ऑक्युपाइड किए हैं, वो इस तरह का पोजीशन नहीं था आज से मिलियंस ऑफ ईयर एगो। जो इस थ्योरी को दिए थे अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने कहा था कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है दे आर नॉट द सेम, दे आर ऑलवेज ड्रिफ्टिंग इन पास्ट। वो पास्ट में ड्रिफ्ट कर रहे थे, आगे भी ड्रिफ्ट करेंगे, अभी भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो ये पूरे थ्योरी को हम लोग समझेंगे डिटेल में। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हु हैड गिवन द थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? ओके, किसने दिया है थ्योरी को? क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी गया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि हु हैड गिवन द थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? सो इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1912 जो ईयर है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो थ्योरी है 1924 में, it was in 1924 when it was published in English, and all over the world people known okay what exactly the continental drift theory. So but in NCERT and many of the places you will see that the theory is given in 1912, तो इसी को आप सही मान के चलो, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड वेगनर जी हैं जिन्होंने इस महान थ्योरी को दिया था। इनका थ्योरी बहुत ही आज के समय में बहुत ही मतलब रेस्पेक्टफुली पढ़ा जाता है, क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने सोचा कि कॉन्टिनेंट इज आल्सो ड्रिफ्टिंग, ठीक है। तो ये इनका एक सबसे बड़ा योगदान रहा कि जो इस तरह का विचार लाना और इस तरह का सोचना कि क्या कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करता है, उसके बाद ही सारे थ्योरीज का बॉर्न हुआ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आए वो सारे इसी थ्योरी के बेसिस पे बने हैं। वो सब हम बाद में बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी। ओके, सो अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दिया 1912 में। सो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ऑफ जर्मनी, पहले तो ये कहां से थे? जर्मनी से थे। एंड ही वाज प्राइमरली अ मेटेरोलॉजिस्ट। ही वाज प्राइमरली अ मेटेरोलॉजिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटेरोलॉजिस्ट? सी, मेट्रोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो कि क्लाइमेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लाइमेट्स, वेदर चेंजेस के बारे में बात करते हैं। यू नो, इन आवर कंट्री वी हैव इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ आईएमडी? आईएमडी का ड्यूटी यही है कि प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन कि नेक्स्ट 15 डेज 20 डेज में इंडिया का वेदर कैसा रहेगा, साइक्लोन बन रहा तो साइक्लोन कब लैंडफॉल करेगा, तो ये सारे जो जानकारी वी ऑल आर गेटिंग फ्रॉम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं, basically they talked about the climate, they talked about the weather changes. But this theory we are reading in subject called geography, and the part of geography geomorphology. हम लोग इसको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे हैं। और ये जो थ्योरी दिए हैं ये क्या थे? मेट्रोलॉजिस्ट थे। तो दोनों में कनेक्शन क्या है? ओके, सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर agree out the need of explaining the major variation, okay, of climate in the past. So he actually wanted to study about the variation of climate in the past,
जो पास्ट में जो भी क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं, वेरिएशन हुए हैं, because he found a lot of evidences, fossil evidences that show habitat of particular species possible only at one location. Okay, but he found a fossil of all these animals from different location. So a very important, he wanted to know what exactly happened in the past. ये जो एविडेंस मिले हैं, रॉक्स जो मिले हैं और जो फॉसिल्स एविडेंस मिले हैं, ये क्या क्या क्यों ये अलग अलग जगह पे मिले हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? Now the continental drift theory Wegener grew out the need of explaining the major variation of climate in the past. तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि वेगनर की जो थ्योरी है वो इस बात के ऊपर नहीं थी कि कैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, ओके, आइलैंड आर कैसे बना, ओके, ये सब कैसे बना, किस तरह से लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट हुआ, बिकॉज दिस थ्योरी बेसिकली दिस इज द ड्यूटी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट. लाइक इन जियोमॉर्फोलॉजी विल स्टडी अबाउट W.M. डेविस के बारे में पढ़ेंगे, एलसी किंग के बारे में पढ़ेंगे. ये ऐसे जियोग्राफर थे जो इनका एक एरिया डिफाइंड था कि ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे. ये जियोमॉर्फोलॉजी की थ्योरी बताते थे कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे बने. लेकिन इनका मेन और मकसद क्या था? ही वांटेड टू स्टडी अबाउट द चेंजेस दैट हैपन, क्लाइमेट चेंजेस दैट हैपेंड इन पास्ट. तो वो कैसे हुआ था? तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज को कलेक्ट किए, बहुत सारे. उस समय जो 1912 के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय उतना मतलब थ्योरी आगे नहीं आया था, ज्योग्राफी में उतना कुछ थ्योरी बना नहीं था. लेकिन जो भी थ्योरी था उस थ्योरीज को उन्होंने, वेगनर ने सारी थ्योरीज को इकट्ठा किया और एक अपना उन्होंने थ्योरी दिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ओके, तो ये बात की बात है कि इतने सारे बातें आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टॉपिक. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उन्होंने कहा जैसे कि उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना था पास्ट में, तो उनसे पहले कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जो कि इस बारे में सोच सके कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर सकता है. कॉन्टिनेंट आज के टाइम में हम लोग देखते हैं हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स वर्ल्ड मैप में आप देखते हैं तो हमको पता चलता है ये वर्ल्ड मैप है और ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे अस्थिर है. तो कहने का मतलब ये था वेगनर का कि क्या ये कॉन्टिनेंट्स मतलब एक ही जैसे रहे हैं और क्या ये कॉन्टिनेंट्स मींस एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. तो उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंजेस व्हिच हैव ऑकर्ड ऑन द ग्लोब मे बी एक्सप्लेन इन टू वेज. उन्होंने कहा कि दो तरीका हो सकता है क्लाइमेट चेंजेस जो हुआ है. तो उन्होंने पहला कहा, उनका पहला एजम्पशन ये था कि इफ द कॉन्टिनेंट रिमेन्ड स्टेशनरी एट देयर प्लेसेस थ्रूआउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, द क्लाइमेटिक जोन माइट हैव शिफ्टेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, might have experienced varying climatic condition from time to time. तो उन्होंने कहा कि जो ये जो कॉन्टिनेंट्स है दे ऑल आर स्टेशनरी, ये अपने जगह पे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो आज के टाइम में जो ट्रॉपिकल एरिया है, जैसे इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है आज के टाइम में, हो सकता है कि आज से हजारों साल पहले ये यहाँ पर आइस एज होगा. ओके, हो सकता है जो आज के टाइम में जो कनाडा, ये जो पार्ट ऑफ साइबेरिया जो काफी फ्रोजन है, ग्राउंड सरफेस आज भी काफी फ्रोजन है, परमा फ्रॉस्ट रीजन है, हो सकता है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर गर्मी होगा उस समय. तो कहने का मतलब ये क्लाइमेट अपने जगह पे, ये सॉरी कॉन्टिनेंट्स अपने जगह पे थे और ये क्लाइमेट्स डिफरेंट क्लाइमेट एक्सपीरियंस बाय अ पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट टाइम टू टाइम. तो जैसे कि नॉर्थ अमेरिका कभी 100 साल तक आइस एज में था, फिर उसके बाद ये फिर वार्म होके आइस मेल्ट हो गया, फिर यहाँ पर ग्रासलैंड्स हो गए, फिर हजारों साल के बाद फिर ऐसा कुछ चेंजिंग हुआ. तो कॉन्टिनेंट्स एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. ओके, तो उनका पहला एजम्पशन ये था कि हो सकता है क्लाइमेट जो है वो वैरी कर रहा, वो एक जैसा नहीं रहा हमेशा, वो हमेशा चेंज होते रहा है, कॉन्टिनेंट अपने जगह पे सेम रहे. उनका दूसरा एजम्पशन क्या था? उन्होंने दूसरा एजम्पशन कहा कि इफ द क्लाइमेट जोन रिमेन्ड स्टेशनरी, लैंडमास माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड ड्रिफ्टेड. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि क्लाइमेट स्टेशनरी, क्लाइमेट एक जगह पे एक ही जैसा हो, लेकिन वही जगह पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बार बार दूसरे टाइप कॉन्टिनेंट्स आए हैं और वहां से चले गए हैं. तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, लाइक इन दिस फर्स्ट इमेज यू सी नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दिस कॉन्टिनेंट्स आर एक जगह पर है और ये पूरे जगह पे सपोज कोल्ड कंडीशन है, पूरा कोल्ड कंडीशन है, पोलर एरियाज जिस तरह कोल्ड है उस तरह से, या यू कैन इमेजिन योरसेल्फ दैट इट्स अ ट्रॉपिकल रीजन, पूरा वार्म है. और इसके बाद क्लाइमेट यहाँ पर सेम रहा, ये जो क्लाइमेट यहाँ का तो वो सेम रहा, लेकिन कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो गए, वहां से उस जगह से चले गए, फिर वो नए क्लाइमेट, फिर उस जगह के बाद दूसरी जगह पे दूसरा क्लाइमेट होगा, उस जगह पे क्लाइमेट पे वहां पर जाकर कॉन्टिनेंट्स काफी समय तक रुका.
तो कहने का मतलब है कि उनका दूसरा एजम्पशन ये था कि क्लाइमेट आर स्टेशनरी एंड कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग। तो उन्होंने सेकेंड एजम्पशन को ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि दिस इज पॉसिबल दैट क्लाइमेट ऑलवेज रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि tropical regions always receive a sunlight, okay, and polar regions are very far from the sun rays, जो कि slant sun rays हो जाते हैं, oblique sun rays हो जाते हैं, so that obviously that will always remain a frozen, okay, but tropical area which receive a good amount of sunlight always remain a warm। तो उन्होंने सेकेंड assumption पे ज्यादा फोकस किया। और वेगनर रिजेक्टेड द व्यू ऑफ परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट इन ओशन बेसिन। उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट और ओशन जो बेसिन है वो परमानेंट नहीं हो सकते हैं, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, समय के साथ साथ ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ठीक है, उनका ये एजम्पशन था, और एजम्पशन होने के बाद उन्होंने सेकंड एजम्पशन पे ज्यादा फोकस किया। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि जो वेगनर जी थे 1912 में जो उन्होंने थ्योरी दिया, he had given theory 1912, he basically his theory is based on two assumptions. First assumption is how means if first choice is like continent are stationary and climates are drifting, climates are changing time to time. Second assumption was like continent were drifting and climate were stationary. तो उन्होंने सेकेंड assumption पे ज्यादा फोकस किया। नो आगे हम देखते हैं क्या। फिर उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे ज्योग्राफर्स के थ्योरीज को मिलाकर अपना एक थ्योरी दिया। तो उन्होंने कहा कि लेट्स नाउ, ये बात तो उस पे आ गए कि चलो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा और क्लाइमेट स्टेशनरी है, लेकिन कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट जो कर रहा है वो ड्रिफ्ट कैसे कर रहा है, कॉन्टिनेंट के बारे में उन्होंने जाना कि कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो उस समय एडवर्ड स्वेस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑलरेडी एक अपना थ्योरी दे चुके थे अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। और उनका कहना था कि सियाल जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, सियाल, सीमा एंड नाइफ। तो उन्होंने कहा कि जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है, और नाइफ इज अ कोर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो उनके थ्योरी को वेगनर ने लिया, कहा कि ओके, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। उन्होंने कहा कि वेगनर बिलीव दैट द कॉन्टिनेंट्स वर मेड ऑफ द लाइट मटेरियल कॉल्ड सियाल प्लस बेसिकली सिलिका प्लस एल्यूमिनियम एंड हेवियर materials like oceanic crust made by heavier material called सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम that make ocean floor like iceberg is floating in ocean floor। उन्होंने कहा कि सियाल जो है वो सीमा पर फ्लोट कर रहा है, ओके, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि वेगनर ने पहले ये बताया कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ओके, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। लेकिन यही उनकी जो बात है, जो शुरू में उन्होंने कहा था, यही बात वो सेकेंड, मतलब जब उनसे काफी साइंटिस्ट ने पूछा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन बिल्डिंग इन आइलैंड आर्क्स, तो उन्होंने इस थ्योरी को, अपना ही स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा किस तरह से उन्होंने माउंटेन बिल्डिंग्स के बारे में बात किया, कि उन्होंने बताया कि माउंटेन बिल्डिंग्स भी फॉर्मेशन हो रहे हैं, आइलैंड आर्क्स भी फॉर्मेशन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया टू प्रूव हिज थ्योरी दैट माउंटेन बिल्डिंग आर फॉर्म बिकॉज ऑफ सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा एंड दिस प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस। उन्होंने सेकेंड पॉइंट आपने कह दिया कि ये बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया कि रेजिस्टेंस होने की वजह से जो क्रम्पलिंग हो रहा है और जो फोल्डिंग हो रहा है उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट वेगनर की थ्योरी में रहा कि वो अपने स्टेटमेंट को उन्होंने चेंज किया आगे चल के, और वो काफी बड़ा एक वीक पॉइंट उनके थ्योरी का बना। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, इन्होंने, वेगनर ने कहा, इस बात को माना। ठीक है, सेकेंड बात उन्होंने कहा कि आज से 200 मिलियन ईयर एगो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट वाज एग्जिस्टेड बिग लैंड मास। उन्होंने कहा कि पूरे जो कॉन्टिनेंट आप जो देख रहे हैं, दे ऑल आर असेंबल्ड एट वन पॉइंट, ऑल मर्ज टुगेदर, एंड ही नेम्ड दिस सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया, और पैंगिया भी कह सकते हैं। ओके, सो पैंजिया इन्होंने कहा कि मींस सुपर कॉन्टिनेंट, पैन मींस ऑल, जिया मींस कॉन्टिनेंट, ऑल कॉन्टिनेंट्स, ओके, ऑल कॉन्टिनेंट्स, ये सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पर असेंबल्ड हैं, ओके, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड पैंथालासा। पैन मीन्स ऑल एंड थालासा मीन्स वाटर, ऑल वाटर। तो उन्होंने कहा कि ऑल कॉन्टिनेंट वर ज्वाइंट टुगेदर, ओके, एक जगह पे ज्वाइंट थे, मर्ज थे, एंड ही कॉल्ड दिस नेम ऑफ द कॉल्ड सुपर कॉन्टिनेंट। ये सुपर कॉन्टिनेंट है और इसका उन्होंने नाम दिया पैंगिया, ओके, पैंगिया भी दिया। और ये पैंगिया जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, पूरे चारों तरफ पानी है, और इसको उन्होंने कहा पैंथालासा। तो क्या कहा इन्होंने, पैंथालासा। सो ये जो कंडीशन उन्होंने स्टार्ट किया बताना कार्बोनिफेरस पीरियड में।
तो उन्होंने बोला कि कार्बोनिफेरस पीरियड में ये पोजीशन था कॉन्टिनेंट्स का 200 मिलियन ईयर एगो, ये सारे। लेकिन एक और वीक पॉइंट यहाँ पर आता है वेगनर का, कि उन्होंने ये नहीं बताया कि 200 मिलियन ईयर एगो से पहले क्या कंडीशन था। वो क्योंकि ही वाज स्टार्टेड हिज थ्योरी टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड all Pangea was all continent was merged together and it's called Pangea, and it's surrounded by the water body called Panthalassa. But what happened before 200 million year ago, in that point Wegener was silent. तो वो एक उनका वीक पॉइंट बनता है कि उन्होंने अपना थ्योरी कार्बोनिफेरस से ही क्यों स्टार्ट किया, पहले क्यों नहीं बता, पहले क्या था, उसके पहले कंडीशन क्या था। तो उन्होंने कहा यहाँ से ही सारा स्टोरी स्टार्ट होता है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर हम बढ़ेंगे कि ये जो पैंजिया था वो क्या हुआ, धीरे धीरे टूटने लगा। नाउ दिस पैंजिया वाज स्टार्टेड टू स्प्लिट इन टू पार्ट, और ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और नॉर्दर्न पार्ट को कहा गया लॉरेशिया, इन्होंने कहा लॉरेशिया, एंड जो सदर्न पार्ट है दैट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। ओके, गोंडवाना लैंड, एंड between these two supercontinent there was a large sea formed called a Tethys Sea. Okay, now at present time, you know, the Mediterranean Sea, many of the scientists say that Mediterranean Sea is a remnant of this Tethys Sea. आप देखोगे remnant sea जो ये Mediterranean Sea यहाँ पर है, और ये दोनों के बीच में जब आपस में टूटकर अलग हुए तो बीच का जो पानी जो गैप था उसको वाटर ने ऑक्युपाइड किया, और उसको कहा गया टेथिस सी। ओके, उन्होंने वेगनर ने कहा कि टेथिस सी, a sea called Tethys divided Pangaea into two huge landmass, Laurentia and Laurasia to the north and Gondwana to the south. Okay, Tethys के जो साउथ में गोंडवाना लैंड। Now sometime in UPSC prelims they can ask you question, okay, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि which of the following is the part of Laurasia and which of the following continent is a part of Gondwana land. तो ये आपको जानना जरूरी है कि दोनों में क्या है। Okay, now he said that drifting of continent started 200 million years ago, Mesozoic era, Triassic period, late Triassic epoch, and the continent began to break up and drift away from each other. उन्होंने कहा कि 200 मिलियन साल के बाद ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में टूटते गए और ये अलग अलग होते गए, एक दूसरे से दूर होते गए, और जाके आज के टाइम में प्रेजेंट जो पोजीशन है कॉन्टिनेंट का वो जाकर आज सारे सेटल हुए हैं। तो ड्रिफ्टिंग स्टार्टेड अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो एंड द कॉन्टिनेंट बिगिंस टू ब्रेक अप एंड drift away from each other. So in this animated image, you see how the continents are splitted and move away from each other, and two direction here. Basically, continents are moving towards west. As you see, the North America, South America is moving westward, and this Africa, India is moving equatorward. इसको कहेंगे इक्वेटर की तरफ मूव करना। ओके, इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा। तो दो जगह, दो डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग हो रहा है कॉन्टिनेंट का, एक होता है वेस्टवर्ड और दूसरा होता है इक्वेटरवर्ड। ओके, सो 200 मिलियन ईयर्स एगो में ये होता है। नाउ व्हाट आर द फोर्सेस बिहाइंड फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। इतना वेगनर ने कहा कि ये स्टोरी था जिसकी वजह से वी सी अ डिफरेंट फॉसिल एविडेंसेस। तो मेनी ऑफ द साइंटिस्ट आस्क्ड द वेगनर व्हाट वाज द फोर्स रिस्पांसिबल बिहाइंड फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो वेगनर ने जस्ट उन्होंने कहा कि फोर्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, फोर्स यहाँ पर कुछ फोर्सेस ऐसे हो सकते हैं लाइक इक्वेटर वार्ड, जो कॉन्टिनेंट इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स, पोल फ्लिंग फोर्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन एंड फोर्स ऑफ बायोन्सी। उन्होंने कहा कि पहला जो फोर्स है जो कॉन्टिनेंट्स लाइक इंडिया है, ओके, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया जो सदर्न पोल पास थे, वो लोग सारे इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे, उसके पीछे रीजन ये है कि डिफरेंशियल फोर्स मींस ग्रेविटी और बायोन्सी, दिस इज द बायोन्स फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ बायोन्स फोर्स लगता है। तो ये फोर्स जब लगता है तो बॉडी क्या होता है, ये फोर्स जब पूरी तरह से परफेक्ट होता है, बॉडी इज अ परफेक्टली स्क्वायर बॉडी और शेप जो बॉडी का अच्छा हो। लेकिन आवर अर्थ इज अ बल्ज शेप, ओके, बल्ज शेप एट द इक्वेटर एंड फ्लैट एट द पोल, इट इज कॉल्ड जियोइड शेप। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, एंड दिस इज द रीजन कॉल्ड पोल फ्लिंग फोर्स। मतलब पोल से फोर्स जो इक्वेटर की तरफ आ रहा है, जो बॉडी आ रहा है पोल से अलग हो रहा, दैट कॉल्ड पोल फ्लिंग फोर्स एंड द फोर्स ऑफ बायोन्सी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इक्वेटर वार्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। बट मेनी ऑफ द साइंटिस्ट्स क्रिटिसाइज्ड आल्सो कि अगर ऐसा रहता तो सारे कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर के पास ही आकर असेंबल हो जाते, क्यों आज के टाइम में इतना दूर दूर पे कॉन्टिनेंट है। सो इट वाज नॉट अ राइट फोर्स। सेकेंड फोर्स उन्होंने कहा कि टाइडल फोर्स, जो भी कॉन्टिनेंट वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स इज लाइक ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून that produces a force called tidal force। तो वेगनर कहना था कि ये दोनों फोर्स अगर काफी लंबे समय तक
लगते हैं तो ये फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू वेगनर दिस फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव when applied over many millions years and the drift is continuing. So he said that drifting is also again is happening present time और फ्यूचर में भी ड्रिफ्टिंग होगा क्योंकि ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट. ओके, तो फोर्स एग्जाम में आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट एज वाज गिवन बाय वेगनर. सो वेगनर ने दो फोर्स का पोल फ्लिंग फोर्स बताया था और टाइडल फोर्स बताया था. ठीक है, टाइडल फोर्स मींस फोर्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून. तो मून हमारे अर्थ के नजदीक में ज्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है. ओके, नाउ द एविडेंसेस, उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए. उन्होंने कहा कि नहीं मेरा थ्योरी कुछ एविडेंसेस है जो प्रूव कर देगा कि यस कॉन्टिनेंट आर ड्रिफ्टिंग. तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट कॉल्ड जिग्सॉ फिट. उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए मैप तो उसमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका बहुत अच्छे से एक दूसरे में फिट हो रहे हैं. सिमिलरली अरेबियन पेनिनसुला आल्सो फिटेड विद द पार्ट ऑफ द अफ्रीका. इंडिया मेडागास्कर आइलैंड आल्सो फिटेड विद द अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया. तो कहने का मतलब ये सारे जो है एक ही कॉन्टिनेंट थे और उसी के अलग अलग टुकड़ा हुआ है. ठीक है, तो बल्ज ऑफ ब्राजील, ये जो बल्ज ब्राजील का जो बल्ज है साउथ अमेरिका सिम्स टू फिट इनटू द गल्फ ऑफ गिनी. गल्फ ऑफ गिनी में जो है गल्फ ऑफ गिनी में काफी अच्छे से फिट हो जा रहा. तो ये कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा से फिट हो रहा है. इसका मतलब है दिस इंडिकेट दैट बोथ ऑल दिस कॉन्टिनेंट वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. नाउ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका सीम टू हैव बीन जॉइंट. यहाँ भी आप देखो बहुत अच्छे से परफेक्टली फिट हुआ है. तो एविडेंस ने कहा, वेगनर ने कहा कि मेरा पहला एविडेंस ये है कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये जिगसॉ फिट कहते हैं इसको, लगे कि दोनों एक दूसरे में काफी अच्छे से फिट हो जा रहे हैं. तो जैसे कि यू कोई ग्लास का अगर स्क्वायर शेप का ग्लास है, अगर वो टूटता है तो उसको फिर से जोड़ोगे तो क्या होगा, सारे एक दूसरे फिट हो जाएंगे. इन सिमिलर वे कॉन्टिनेंट के बारे में उन्होंने यही बात कहा. फिर उन्होंने कहा फॉसिल एविडेंस. ओके, फॉसिल होने का कुछ ऐसे जानवर हैं, ऐसे कुछ एनिमल्स है जो कि एक ही कॉन्टिनेंट, क्योंकि एनिमल्स का हैबिटाट, सबका हैबिटाट अलग अलग होता है, तो वैसे हैबिटाट में वैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में वो एनिमल सर्वाइव कर सकता है. 4 फॉसिल एग्जांपल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा. 4 फॉसिल एग्जांपल कौन कौन से? सो मेसोसोरस, साइनोग्नाथस, लिस्ट्रोसोरस एंड ग्लोसोप्टेरिस. ओके, तो ये 4 फॉसिल एविडेंस है जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और एग्जाम में अगर पूछते हैं मेंस में यू कैन राइट. तो सबसे पहले बात करते हैं फॉसिल रिमेन ऑफ साइनोग्नाथस, अ ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल. अब ये लैंड रेप्टाइल है. अब लैंड रेप्टाइल को इसका एविडेंस साउथ अमेरिका में और अफ्रीका दोनों जगह मिला है. इसका मतलब है आज के टाइम में दोनों कॉन्टिनेंट के बीच का डिस्टेंस 4800 किलोमीटर वाटर बॉडी है, अटलांटिक ओशन है. तो उस अटलांटिक ओशन में ये लैंड रेप्टाइल कैसे स्विम करके साउथ अमेरिका से अफ्रीका जा सकता है? इसका मतलब ये है कि दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, तभी ये फ्री मूव कर रहा था इधर से उधर, क्योंकि नो वाटर बॉडी वाज प्रेजेंट, क्योंकि लैंड रेप्टाइल है तो तैरना तो जानेगा नहीं. उसके बाद है मेसोसोरस. मेसोसोरस अगर है फ्रेश वाटर रेप्टाइल. फ्रेश वाटर रेप्टाइल मीन जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, लेकिन आज के टाइम में हम देखेंगे कि अटलांटिक ओशन काफी डेंसर है, डेंसिटी ज्यादा है, काफी बड़ा है. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस मेसोसोरस टू क्रॉस फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू एंड रीच अनदर कॉन्टिनेंट. तो ये पॉसिबल तभी था जब दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे. ठीक है, और ये ग्रीन वाला आप देख सकते हैं, ये एक एविडेंस कर सकते हैं, फॉसिल एविडेंस है प्लांट का, जिसको ग्लोसोप्टेरस कहते हैं, फाउंड इन द ऑल द सदर्न कॉन्टिनेंट सो दैट दे वर वंस ज्वाइंट. तो कॉन्टिनेंट लाइक साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे जगह से इस वेजिटेशन का यू कैन से एविडेंस मिलता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और ऑल कॉन्टिनेंट आर एक्सपीरियंस द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट. वो सेम टाइप क्लाइमेट को एक्सपीरियंस किए थे. दैट्स व्हाई द एविडेंस आर फाउंड फ्रॉम ऑल दिस कॉन्टिनेंट. और दिस लास्ट एविडेंस है फॉसिल एविडेंस ऑफ ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल कॉल्ड लिस्टोसोरस. तो ये लिस्टोसोरस भी देखिए अफ्रीका में, इंडिया में, अंटार्कटिका में, ये सारी जगह से पाए जाते हैं. आज के टाइम में ये सारे कॉन्टिनेंट्स के जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है. अंटार्कटिका इज कम्प्लीटली फ्रोजन, इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मानसून है, अफ्रीका में भी काफी गर्मी रहता है. तो ये सारे जगह पे क्लाइमेट अलग है, लेकिन एक जैसा एनिमल्स और प्लांट का होना एक ये बात का प्रूफ करता है कि ऑल द कॉन्टिनेंट वर वंस अ पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. ओके, ना दूसरा एविडेंस उन्होंने कहा कि टिलाइट डिपॉजिट. टिलाइट डिपॉजिट मतलब होता क्या है कि एक सेडिमेंट्री रॉक है. टिलाइट क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है जो बनता है ग्लेशियर के इरोजन एक्टिविटी से. जब ग्लेशियर इरोज करता है तो जो डिपोजिशन होता है मटेरियल्स का, सेडिमेंट जो डिपॉजिट होता है, उसी के फॉर्मेशन से टिलाइट का फॉर्मेशन होता है. सो टिलाइट डिपॉजिट मींस ये कहीं ना कहीं ग्लेशियर से बनता, और इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर्स उस कॉन्टिनेंट्स में थे कहीं ना कहीं, वो भी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. हिमालयन ग्लेशियर्स की बात नहीं हो रही है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जो आप कॉन्टिनेंट्स पे देख सकते हैं, लैंड पे देख सकते हैं.
तो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट आर फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑल प्रेजेंट गोंडवाना. So resemblance demonstrate that this landmass remarkably similar histories है. ओके, तो ये सेडिमेंट्स आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे जगह से इसका एविडेंस मिलता है. इसका मतलब ये है कि सारे जगह पे कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स फ्रीली मूव कर रहा था, ग्लेशियर्स थे और वहां इरोजन होने के बाद टिलाइट का डिपॉजिट हो रहा. ओके, ऐसा नहीं कि माउंटेन से ग्लेशियर्स नीचे की तरफ आ रहा, वो ग्लेशियर नहीं. दिस इज द ग्राउंड लेवल पे जो आप ग्लेशियर्स अंटार्कटिका में देखते हैं वैसा. तो उसकी जो इरोजन एक्टिविटी, जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है. एंड व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक आर दोज रॉक्स व्हिच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. Okay, so sedimentilite is a sedimentary rock and it is formed because of erosion activity done by the glaciers, and that erosion sediment deposited and result in the formation of tillite. तो ये टिलाइट का जो एविडेंस मिला वो 4 कॉन्टिनेंट से 4 से 5 कॉन्टिनेंट्स मिला जो कि गोंडवाना के पार्ट थे. तो उनका ये दूसरा एविडेंस था. तीसरा एविडेंस था, उन्होंने प्लेसर डिपॉजिट के बारे में बात किया. प्लेसर डिपॉजिट मींस समथिंग इज डिपॉजिट बाय द रिवर बाय इरोजन एक्टिविटी. तो उनका कहना ये था कि जो घना कोस्ट है, घना जो अफ्रीका का कंट्री है, ओके, अगर बात करें, देखिए अफ्रीका का ये पार्ट है, तो इस बार गल्फ ऑफ गिनी हो गया, यहाँ पर घना कंट्री है, यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट काफी मिलता है. बट देयर इज आल्सो गोल्ड वियरिंग वेन्स, जो कि गोल्ड वियरिंग वेन है वो कंप्लीटली एब्सेंट है. ओके, घना. और ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपको ब्राजील में. ओके, जो उसका जो मेन गोल्ड का है वो कहाँ मिलता है? ब्राजील का इस पार्ट में मिलता है. तो गोल्ड वियरिंग वेन्स इज प्रेजेंट इन ब्राजील. ओके, तो आज के टाइम में क्या है दोनों के बीच में? अटलांटिक ओशन है. तो ये रिवर, ऐसा कोई रिवर नहीं था जो कि ब्राजील से इसको डिपॉजिट लेगा और ये ले जाए घाना में डिपॉजिट करेगा, क्योंकि कोई भी रिवर हो वो पूरा ओशन तो क्रॉस नहीं करेगा. तो कहने का मतलब है कि बोथ द कॉन्टिनेंट वर वंस द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. एज यू सी इन दिस इज कॉल्ड वेन्स. ओके, एंड रिवर. तो ये जो रिवर लेकर, स्टीम रिवर है, ये डिपॉजिट कर रही है, गोल्ड का डिपॉजिट कर रही है. तो ये जो डिपॉजिट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट. ओके, तो प्लेसर डिपॉजिट मींस हो गया क्या? सो रिच प्लेसर डिपॉजिट गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका. ओके, बट द सोर्स कॉल्ड गोल्ड वियरिंग वेन आर इन ब्राजील, एंड इट ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड. ओके, तो कहने का मतलब था कि दोनों कॉन्टिनेंट जब आपस में जुड़े हुए थे तभी जाके ये पॉसिबल था जो गोल्ड डिपॉजिट हो सकता है. ओके, अदरवाइज एक रिवर को, पूरे ओशन को क्रॉस करके गोल्ड डिपॉजिट वेस्ट कोस्ट घाना में करना इज इम्पॉसिबल है. ठीक है. फिर उन्होंने कहा कि रॉक ऑफ सेम एजेस, उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए रॉक्स जो है, अफ्रीका का जो रॉक है और साउथ अमेरिका का रॉक है, दे बिलोंग टू सेम एज. ओके, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक ऑफ 2000 मिलियन ईयर फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका. तो कहे नहीं कि वेस्टर्न अफ्रीका से दोनों का जो रॉक्स का था, बोथ आर फाउंड द सेम एज. ओके, तो ये सारे एविडेंस उन्होंने दिया. नाउ व्हाट आर द फ्लॉज एंड डिफेक्ट ऑफ वेगनर थ्योरी? तो ये एविडेंस के बाद क्या क्या उनके थ्योरी का जो लिमिटेशन था वो था कि सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था फोर्स के बारे में. उन्होंने कहा कि पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, दोनों फोर्स ऐसा है जो कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने में मजबूर कर रहा था. ऐसा फोर्स नहीं हो सकता है. द फोर्स अप्लाइड बाय वेगनर आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू ड्रिफ्ट द कॉन्टिनेंट सो अपार्ट. तो ये फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है. 10,000 मिलियन टाइम्स whatever the force suggested by Wegener is 10,000 million times force was required for the drifting of the continent. Now both the coast of Atlantic Ocean cannot be completely refitted. Atlantic Ocean coast both are not completely refitted because of there are many things happen, because sea wave erosion ho sakta hai, there is a other things will be happen. So proofs heavily depend on assumption that are generalistic. बहुत सारे generalistic assumption based पे था उनका theory. Alfred Wegener failed to explain the pre-Carboniferous history. He did not explain that why the drift began only in Mesozoic era and not before. पहले क्यों नहीं हुआ, मेसोजिक एरा में क्यों था, जैसे कि उन्होंने बताया था कि ये मेसोजिक एरा से स्टार्ट हुआ. तो Sial and Sima theory explained Wegener was also wrong. Okay, evidence was the completely wrong. Okay, so this was the theory of Wegener, and here we will also discuss the next time another theory in detail. Okay, so I hope this theory will be helpful for you. Thank you everybody. Goodbye. Take care.